E20 एथेनॉल, सस्ता ईंधन या आने वाले संकट की शुरुआत। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, जिस पेट्रोल को आप आज सस्ता समझकर अपनी गाड़ी में भरवा रहे हैं, उसकी असली कीमत शायद आप पेट्रोल पंप पर नहीं बल्कि कुछ साल बाद अपनी गाड़ी की सर्विस, महंगे खाने और सूखते भूजल के रूप में चुकाएंगे। सोचिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि एथेनॉल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, विदेशी तेल पर निर्भरता कम करेगा, किसानों की आय बढ़ाएगा और पर्यावरण बचाएगा। दूसरी तरफ कई अर्थशास्त्री, जल विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक और ऑटोमोबाइल स्पेशलिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये नीति संतुलित तरीके से लागू नहीं हुई तो इसकी कीमत सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं बल्कि देश की खेती, पानी और आम आदमी की जेब पर दिखाई दे सकती है। तो आखिर सच क्या है? क्या E20 वास्तव में भारत के लिए गेम चेंजर है, या फिर हम एक ऐसी पॉलिसी की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी पूरी कीमत अभी दिखाई ही नहीं दे रही? आज भावनाओं से नहीं, राजनीति से नहीं, सिर्फ डेटा, सरकारी रिपोर्टों और उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर बात करेंगे। और वीडियो खत्म होने तक आप खुद तय करेंगे, E20 सचमुच सस्ता ईंधन है या सिर्फ उसकी कीमत कहीं और छिपा दी गई है। सरकार आखिर E20 ला क्यों रही है? सबसे पहले सरकार की बात समझते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक देश है। हम अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं। इसका मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, या युद्ध होता है, या सप्लाई रुकती है, तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर पड़ता है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। सरकार का तर्क है, अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दिया जाए तो उतना पेट्रोल आयात नहीं करना पड़ेगा। इससे विदेशी मुद्रा बचेगी, किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा, चीनी मिलों का बकाया कम होगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और भारत ऊर्जा के मामले अधिक सुरक्षित बनेगा। सरकार के अनुसार एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के कारण पिछले वर्षों में कच्चे तेल के आयात पर हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है और किसानों को भी भुगतान बढ़ा है। सुनने में यह मॉडल काफी आकर्षक लगता है, लेकिन हर बड़ी नीति की तरह इसका दूसरा पक्ष भी है और असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या सिर्फ पेट्रोल सस्ता होना ही पूरी कहानी है? मान लीजिए आपके घर की बिजली का बिल आधा हो जाए, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए हर महीने पानी का बिल दुगना हो जाए। क्या आप कहेंगे कि आपका कुल खर्च कम हुआ? शायद नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र में एक शब्द होता है, कॉस्ट शिफ्टिंग, यानी खर्च खत्म नहीं होता, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। यही सवाल E20 पर भी उठ रहा है। सरकार मुख्य रूप से आयात बचत की बात करती है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि किसी भी नीति की असली लागत निकालनी हो तो सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए पानी कितना लगा, खेती पर क्या असर पड़ा, खाद्य फसलों का कितना हिस्सा ईंधन में गया, उपभोक्ता का वास्तविक ईंधन खर्च कितना बदला, गाड़ियों की कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर इन सभी लागतों को जोड़ दिया जाए तो तस्वीर बदल भी सकती है। इसीलिए अब हम एक एक पहलू की जांच करेंगे। पहला सवाल, क्या E20 से आपकी गाड़ी ज्यादा पेट्रोल पीती है? यही सबसे ज्यादा बहस होती है। सरकार कहती है E20 पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन साथ ही सरकारी दस्तावेज ये भी स्वीकार करते हैं कि पुराने E10 कैलिब्रेटेड वाहनों में फ्यूल एफिशिएंसी पर असर पड़ सकता है। नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय की सार्वजनिक जानकारी के अनुसार कुछ 2 पहिया वाहनों में लगभग 3 से 4% और कुछ 4 पहिया वाहनों में करीब 6 से 7% तक फ्यूल एफिशिएंसी कम हो सकती है, यदि वाहन E20 के लिए विशेष रूप से ट्यून नहीं है। सरल भाषा में समझिए, अगर आपकी कार पहले 20 किलोमीटर प्रति लीटर चलती थी, तो वही कार लगभग 18.8 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक आ सकती है। किसी के लिए यह अंतर छोटा होगा, लेकिन जो व्यक्ति हर महीने 2000 से 3000 किलोमीटर चलता है, उसका कुल ईंधन खर्च बढ़ सकता है। अब सरकार का पक्ष भी समझिए।
सरकार और वाहन निर्माता कहते हैं कि नए E20 अनुकूल इंजन इस नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यानी सवाल सिर्फ ईंधन का नहीं, बल्कि यह भी है कि देश के करोड़ों पुराने वाहन इस बदलाव के लिए कितने तैयार हैं। और यही अगला बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या भारत का पूरा वाहन बेड़ा E20 के लिए वास्तव में तैयार है? क्या एथेनॉल वास्तव में इंजन पर असर डाल सकता है? कितना पानी 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगता है? और क्यों कई विशेषज्ञ इसे भविष्य के जल संकट से जोड़ रहे हैं? क्योंकि यहीं से शुरू होती है एथेनॉल की हकीकत। E20 एथेनॉल, सस्ता ईंधन या आने वाले संकट की शुरुआत। अब आते हैं सबसे विवादित सवाल पर, क्या E20 आपकी गाड़ी खराब कर देगा? सोशल मीडिया पे आपको दो तरह की बातें मिलेंगी। एक तरफ लोग कहते हैं E20 डालते ही इंजन खराब हो जाएगा, दूसरी तरफ दावा किया जाता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच है। एथेनॉल एक अलग तरह का ईंधन है। यह पेट्रोल की तुलना में ऑक्सीजन अधिक रखता है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह हवा से नमी यानी पानी को आकर्षित कर सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर में जब भी हाई एथेनॉल ब्लेंडिंग लागू की जाती है तो सिर्फ फ्यूल नहीं बदला जाता, फ्यूल सिस्टम भी बदला जाता है। रबर सील, फ्यूल पाइप, गैसकेट, कुछ धातु के हिस्से, इन सब की कंपैटिबिलिटी की जांच की जाती है। भारत में भी वाहन निर्माता कंपनियों ने 2023 के बाद धीरे धीरे E20 कंपैटिबल मॉडल लॉन्च करने शुरू किए। यानी अगर नए मॉडल अलग से E20 कंपैटिबल बनाकर लॉन्च किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वाहन निर्माता भी मानते हैं कि ईंधन बदलने के साथ इंजीनियरिंग बदलाव जरूरी है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, देश में करोड़ों वाहन ऐसे हैं जो 2023 से पहले बने। क्या उन सभी की लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी पर 8 से 10 साल का वास्तविक भारतीय डेटा उपलब्ध है? अभी इसका स्पष्ट सार्वजनिक उत्तर नहीं है। सरकार का है कि व्यापक परीक्षणों में कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई, लेकिन लॉन्ग टर्म फील्ड डेटा आने में अभी समय लगेगा, इसलिए बहस अभी खत्म नहीं हुई है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पानी। अब जानिए एक ऐसा डेटा जो शायद इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि पेट्रोल पैसे से खरीदा जाता है, लेकिन पानी अगर खत्म हो गया तो उसे कोई देश खरीदकर वापस नहीं ला सकता। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए सिर्फ डिस्टिलरी में पानी नहीं लगता, सबसे ज्यादा पानी लगता है उस फसल को उगाने में जिससे एथेनॉल बनाया जाता है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अगर एथेनॉल गन्ने से बनता है तो अलग अलग वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुमान है कि खेती सहित कुल हजारों लीटर पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर मक्का से बने तो भी पानी की जरूरत बहुत अधिक रहती है, और अगर चावल जैसी पानी प्रधान फसल का उपयोग हो तो वाटर फुटप्रिंट और भी ज्यादा हो सकता है। सटीक संख्या अध्ययन, क्षेत्र, सिंचाई पद्धति और मौसम के अनुसार बदलती है। यानी ये कहना कि हर जगह एक ही निश्चित मात्रा लगती है वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा। लेकिन एक बात लगभग सभी अध्ययन मानते हैं, एथेनॉल का जल फुटप्रिंट छोटा नहीं है। अब भारत की स्थिति देखिए। नीति आयोग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि देश के कई हिस्सों में भूजल तेजी से घट रहा है। देश के अनेक ब्लॉक पहले से ओवर एक्सप्लॉयटेड श्रेणी में पहुंच चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वही राज्य हैं जहां गन्ना और अन्य सिंचित फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। अब सोचिए, अगर भविष्य में E20 से आगे E25, E30 या उससे अधिक ब्लेंडिंग की मांग बढ़ती है तो क्या हमें और ज्यादा कृषि भूमि, और ज्यादा सिंचाई, और ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, और शायद यही इस नीति की सबसे बड़ी चुनौती भी है। फूड वर्सेस फ्यूल। क्या हमारी थाली और टैंक में मुकाबला शुरू हो चुका है? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी चर्चा दुनिया के कई देशों में पहले से हो रही है, फूड वर्सेस फ्यूल। यानी खेत में उगी फसल लोगों की थाली में जाएगी या गाड़ियों के टैंक में।
भारत में एथेनॉल पहले मुख्य रूप से गन्ने के शीरे से बनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे ब्लेंडिंग का लक्ष्य बढ़ा, वैसे वैसे मक्का और अन्य फीड स्टॉक का उपयोग भी बढ़ा। यहीं से चिंता शुरू होती है। मक्का सिर्फ एथेनॉल बनाने के काम नहीं आता। इसी मक्के से बनता है पोल्ट्री फीड, स्टार्च, प्रोसेस्ड फूड, पशु आहार और कई औद्योगिक उत्पाद। अगर इसी मक्के का बड़ा हिस्सा एथेनॉल उद्योग की ओर जाएगा, तो बाकी उद्योगों के लिए उपलब्ध मात्रा कम हो सकती है। कम आपूर्ति और ज्यादा मांग। अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, कीमतें ऊपर जाती हैं। भारत में पोल्ट्री उद्योग पहले भी इस मुद्दे पर चिंता जता चुका है कि मक्का की उपलब्धता और कीमत उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं कि ई-बीस अपने आप खाद्य संकट पैदा कर देगा, लेकिन ये जरूर एक महत्वपूर्ण नीति प्रश्न है। क्या ईंधन की मांग बढ़ने के साथ खाद्य और पशु आहार की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो सरकार की दीर्घकालिक रणनीति क्या है? क्या उत्पादन भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा? क्या कम पानी वाली फसलों को प्राथमिकता मिलेगी? क्या 2G एथेनॉल यानी कृषि अवशेषों से बनने वाला एथेनॉल भविष्य में खाद्य फसलों पर दबाव कम करेगा? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा नीति तय करेंगे, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण है जल सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा। क्या ई-बीस वास्तव में देश को सस्ता पड़ रहा है, या हम सिर्फ एक खर्च को दूसरी जगह छिपा रहे हैं? साथ ही ब्राजील, अमेरिका और भारत की तुलना करेंगे और सरकार से पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब हर वाहन मालिक जानना चाहता है। ई-बीस इथेनॉल, सस्ता ईंधन या छिपी हुई महंगाई? क्या ई-बीस वास्तव में देश को सस्ता पड़ रहा है? अब तक हमने 3 बातें समझी। माइलेज पर असर पड़ सकता है, पानी की बड़ी खपत एक वास्तविक चिंता है, खाद्य फसलों के ईंधन में उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सारी बातें सही हैं, तो फिर सरकार ई-बीस को इतना जोर देकर क्यों लागू कर रही है? क्योंकि सरकार के पास भी मजबूत तर्क है। सरकार का कहना है, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। हर साल लाखों करोड़ रुपए विदेश जाते हैं। अगर इस आयात का एक हिस्सा भी कम हो जाए, तो देश की विदेशी मुद्रा बचेगी, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट का असर भारत पर कम होगा। नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय की 2021 रोड मैप रिपोर्ट भी यही तर्क देती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यही एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। हाल ही में सरकार ने खुद स्वीकार किया कि आज की परिस्थितियों में ई-बीस तैयार करना शुद्ध पेट्रोल से सस्ता नहीं, बल्कि महंगा पड़ सकता है। सरकार का तर्क है कि इसके बावजूद ये नीति इसलिए जारी है क्योंकि इससे आयात पर निर्भरता घटती है और दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ मिलते हैं। यानी बहस सिर्फ कीमत की नहीं, रणनीति की है। क्या हम पूरी लागत का हिसाब लगा रहे हैं? अब एक सामान्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने विदेश से आने वाला महंगा दूध खरीदना बंद कर दिया। अब आप घर में दूध बनाने लगे, लेकिन उसके लिए ज्यादा पानी, ज्यादा बिजली, ज्यादा चारा और ज्यादा जमीन लगने लगी। तो क्या सिर्फ इसलिए कि विदेश से पैसा कम गया, आप कह देंगे कि कुल लागत कम हो गई? यहीं पर अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी सिर्फ एक खर्च मत देखिए, पूरी व्यवस्था की लागत देखिए। यही सवाल ई-बीस पर भी लागू होता है। सरकार आयात बचत की बात करती है, लेकिन आलोचक पूछते हैं, क्या हमने इनकी भी कीमत जोड़ी? भूजल की गिरती स्थिति, सिंचाई पर बढ़ता दबाव, खाद्य फसलों का वैकल्पिक उपयोग, उपभोक्ता के माइलेज का नुकसान, पुराने वाहनों की संभावित अतिरिक्त रखरखाव लागत, नई एथेनॉल क्षमता पर निवेश और प्रोत्साहन। अगर इन सब का स्वतंत्र आर्थिक मूल्यांकन किया जाए, तो वास्तविक लागत क्या होगी? यही वो अध्ययन है जिसकी मांग कई नीति विशेषज्ञ लंबे समय से कर रहे हैं। ब्राजील का मॉडल और भारत की सबसे बड़ी चुनौती। सरकार अक्सर ब्राजील का उदाहरण देती है और यह सही भी है।
ब्राजील दुनिया का सबसे सफल एथेनॉल कार्यक्रम चलाने वाले देशों में से एक है। वहां कई दशकों से पेट्रोल में लगभग 27% तक एथेनॉल मिश्रण होता है और बड़ी संख्या में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स चलती हैं, जो पेट्रोल और लगभग शुद्ध एथेनॉल दोनों पर चल सकती हैं। लेकिन क्या भारत और ब्राजील की परिस्थितियां एक जैसी हैं? शायद नहीं। ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं। उपभोक्ता के पास कई जगह ईंधन का विकल्प होता है। पूरा ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम वर्षों में विकसित हुआ। भारत में हम अभी संक्रमण के दौर में हैं। देश में करोड़ों पुराने वाहन मौजूद हैं। नई E20 कंपैटिबल गाड़ियां धीरे धीरे आ रही हैं। यानी भारत की चुनौती सिर्फ एथेनॉल बनाना नहीं, पूरे वाहन बेड़े को इस बदलाव के लिए तैयार करना भी है। दिलचस्प बात यह है कि नीति आयोग की 2021 रिपोर्ट में सयाम के सुझावों का उल्लेख है कि E20 लागू करने से पहले पर्याप्त तैयारी हो और E10 को पुराने वाहनों के लिए प्रोटेक्शन ग्रेड फ्यूल के रूप में जारी रखने पर भी विचार किया गया था। यही सवाल आज भी कई वाहन मालिक पूछ रहे हैं। अगर कुछ पुराने वाहनों के लिए E10 अधिक उपयुक्त था, तो क्या उपभोक्ता को विकल्प मिलना चाहिए? असली बहस क्या है? तो क्या E20 गलत है या E20 सही है? शायद इन दोनों में से कोई भी जवाब पूरी तरह सही नहीं है। सही सवाल शायद यह है, क्या भारत E20 के अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या हमारे पास पर्याप्त जल प्रबंधन है, पर्याप्त कृषि योजना है, पर्याप्त वाहन तैयारी है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आम उपभोक्ता को पूरी जानकारी और विकल्प दिए गए हैं? क्योंकि किसी भी बड़ी नीति की सफलता सिर्फ उसके इरादे से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन से तय होती है। और इसी वजह से अब समय है उन सवालों का जो हर टैक्स देने वाले नागरिक, हर किसान और हर वाहन मालिक की तरफ से सरकार से पूछे जाने चाहिए, जिनके जवाब तय करेंगे कि E20 भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा क्रांति बनेगा या आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी नीति बहस। E20 इथेनॉल, सस्ता ईंधन या छिपी हुई कीमत? अब तक हमने सरकार का पक्ष भी समझा और उन चिंताओं को भी समझा जिन पर वैज्ञानिक, ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ और कृषि अर्थशास्त्री चर्चा कर रहे हैं। अब सवाल पूछने का समय है। ये सवाल किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसी नीति के बारे में है जो हर भारतीय की जेब, गाड़ी, खेती और भविष्य को प्रभावित करती है। सवाल नंबर 1, अगर E20 पूरी तरह हर वाहन के लिए सुरक्षित है, तो 2021 की नीति आयोग MOPNG रोड मैप रिपोर्ट में सियाम ने यह सिफारिश क्यों की थी कि पुराने वाहनों के लिए E10 को प्रोटेक्शन ग्रेड फ्यूल के रूप में जारी रखा जाए? अगर उस समय इसकी जरूरत थी, तो आज वो जरूरत खत्म कैसे हो गई? क्या इस बदलाव का पूरा वैज्ञानिक आधार सार्वजनिक किया गया है? सवाल नंबर 2, अगर E20 से माइलेज कम होता है और सरकार स्वयं मानती है कि पुराने वाहनों में 3% से 7% तक फ्यूल एफिशिएंसी कम हो सकती है, तो इस अतिरिक्त खर्च की भरपाई कौन करेगा? सरकार, तेल कंपनियां या आम उपभोक्ता? सवाल नंबर 3, अगर नए वाहन E20 कंपैटिबल बनाकर अलग से लॉन्च किए जा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि पुराने और नए वाहनों के बीच तकनीकी अंतर मौजूद है? अगर हाँ, तो करोड़ों पुराने वाहन मालिकों के लिए दीर्घकालिक नीति क्या है? सवाल नंबर 4, भारत पहले ही भूजल संकट का सामना कर रहा है, तो क्या E20 को आगे बढ़ाने से पहले पूरे देश का वाटर कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट सार्वजनिक किया गया? किन राज्यों में कितना अतिरिक्त पानी लगेगा और वो पानी आएगा कहां से? सवाल नंबर 5, अगर भविष्य में E25, E30 या उससे अधिक ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा जाता है, तो खाद्यान्न सुरक्षा पर उसका क्या प्रभाव होगा? क्या फूड वर्सेस फ्यूल पर कोई स्वतंत्र राष्ट्रीय अध्ययन सार्वजनिक किया गया है? सवाल नंबर 6, अगर मक्का, गन्ना और अन्य फसलों की मांग तेजी से बढ़ेगी, तो क्या इससे दाल, तेलहन
और दूसरी जरूरी फसलों का रकबा प्रभावित होगा? अगर होगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी? सवाल नंबर 7, क्या सरकार के पास ऐसा सार्वजनिक डेटा है जो 8 से 10 साल तक ई-20 इस्तेमाल करने वाले भारतीय वाहनों का वास्तविक लॉन्ग टर्म फील्ड परफॉर्मेंस दिखाता हो? अगर है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? अगर नहीं तो क्या देश के करोड़ों वाहन मालिक एक बड़े संक्रमण का हिस्सा हैं? सवाल नंबर 8, अगर एथेनॉल कार्यक्रम इतना सफल है तो उपभोक्ताओं को विकल्प क्यों नहीं? कई देशों में संक्रमण के दौरान अलग अलग ईंधन विकल्प उपलब्ध रहे, तो क्या भारत में भी पुराने वाहनों के लिए समानांतर विकल्प पर विचार होना चाहिए था? नीति आयोग की 2021 रिपोर्ट में सियाम ने भी संक्रमण अवधि में ई-टेस्ट को जारी रखने का सुझाव दिया था। सवाल नंबर 9, सरकार कहती है एथेनॉल पर्यावरण बचाएगा, लेकिन क्या पूरे लाइफ साइकिल का मूल्यांकन किया गया? फसल उगाने से लेकर सिंचाई, उर्वरक, डिस्टिलेशन, परिवहन और अंतिम उपयोग तक कुल कार्बन और जल प्रभाव कितना है? क्या वो पूरा डेटा जनता के सामने है? सवाल नंबर 10 और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर ये नीति वास्तव में भारत के भविष्य के लिए सबसे सही है, तो क्या सरकार इस पूरे कार्यक्रम की स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा करवाकर उसकी रिपोर्ट संसद और जनता के सामने रखने को तैयार है? क्योंकि जितनी बड़ी नीति उतनी ही बड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो क्या ई-20 गलत है? नहीं, इतना सरल जवाब नहीं है। क्या ई-20 भारत के लिए जरूरी है? संभव है, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से इसके महत्वपूर्ण लाभ हों। सरकार का तर्क भी यही है कि इससे कच्चे तेल के आयात में कमी, किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार और उत्सर्जन में कमी जैसे लाभ मिल सकते हैं। नीति आयोग की रोड मैप रिपोर्ट भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। लेकिन क्या हर नीति की कीमत भी होती है? बिल्कुल होती है, और लोकतंत्र में सबसे जरूरी काम उस कीमत का ईमानदारी से हिसाब लगाना है। अगर पेट्रोल पंप पर कुछ रुपए बच रहे हैं, लेकिन भूजल तेजी से खत्म हो रहा है, खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ रहा है, पुराने वाहन मालिकों की चिंता बनी हुई है और उपभोक्ता के पास विकल्प नहीं है, तो इन सवालों का जवाब देना भी उतना ही जरूरी है जितना एथेनॉल को बढ़ावा देना। हाल के दिनों में इस मुद्दे पर बहस और तेज हुई है। सरकार और ऑटो उद्योग का कहना है कि व्यापक परीक्षणों में पुराने वाहनों में बड़े पैमाने पर नुकसान का प्रमाण नहीं मिला, जबकि आलोचक अधिक सार्वजनिक डेटा और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इसलिए हम ई-20 के पक्ष या विपक्ष में फैसला नहीं सुना रही, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि नीति जितनी बड़ी होगी उसकी पारदर्शिता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। अगर सरकार के पास सारे जवाब हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए, और अगर अभी भी कुछ सवाल बाकी है तो उन्हें पूछना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है, देशद्रोह नहीं। अगर आपको ये रिसर्च आधारित एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपके वाहन में ई-20 के बाद माइलेज या परफॉर्मेंस में कोई बदलाव आया है? Observe the world. Analyze the data. Reveal the truth.